1857 की गर्मियों का वक्त, एक मामूली सी लगने वाली घटना, वही बंदूकों में इस्तेमाल होने वाले चर्बी वाले कारतूस, और देखते ही देखते एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया जिसने उस समय के सबसे ताकतवर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन सच कहें तो ये सिर्फ बंदूकों और तलवारों की लड़ाई नहीं थी। इसने एक ऐसे वैचारिक युद्ध की शुरुआत की जो आज 150 साल बाद भी जारी है। एक ही ऐतिहासिक घटना को आखिर इतिहास में इतने अलग अलग और विरोधी नजरियों से क्यों याद किया जाता है? आज के इस एक्सप्लेनर में आइए इसी दिलचस्प रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को कुछ अहम हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे 1857 की मुख्य घटनाओं से, फिर इस बहस पर आएंगे कि ये बगावत थी या स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद वर्ग और किसान विद्रोह, फिर एक बेहद खास सिख दृष्टिकोण, और अंत में देखेंगे इसके परिणाम और अंग्रेजों की नीतियां। ये जरा सोचने वाली बात है कि क्या होता है जब इतिहास खुद अपने ही नाम पर सहमत ना हो पाए। ये एक बहुत ही कमाल की बौद्धिक पहेली है। किसी के लिए ये महज एक सिपाही बगावत थी, तो किसी और के लिए पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। और ये सिर्फ पुराने पन्नों की बात नहीं है। किसी घटना को हम क्या नाम देते हैं, ये सीधे तौर पर तय करता है कि आज एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान क्या है और हम अपनी आज़ादी की नींव किसे मानते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर उन दिनों जमीन पर हुआ क्या था। 10 मई 1857 को मेरठ के सैन्य शिविर में चर्बी वाले कारतूसों को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, वो महज एक चिंगारी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये चिंगारी कितनी तेजी से दावानल में बदल गई। कुछ ही दिनों के भीतर विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंच गए और एक बिल्कुल अप्रत्याशित कदम उठाते हुए उन्होंने कमजोर हो चुके बूढ़े मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। जो एक स्थानीय सैन्य बगावत के रूप में शुरू हुआ था, उसने महीनों के भीतर पूरे उत्तर भारत में उथल-पुथल मचा दी। हालांकि 1859 आते आते ब्रिटिश सेनाओं ने इसे पूरी क्रूरता के साथ कुचल दिया। अब आते हैं इतिहास की सबसे बड़ी वैचारिक जंग पर। क्या यह महज एक बगावत थी या हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम? असल में दोनों पक्षों ने एक ही घटना को बिल्कुल अलग अलग चश्मे से देखा। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्यवादी नजरिया था, जिसने जानबूझकर इसे सिर्फ एक सिपाही बगावत या मुस्लिम षड्यंत्र कहकर खारिज करने की कोशिश की, ताकि उनकी सत्ता की वैधता पर कोई सवाल न उठे। लेकिन ठीक 50 साल बाद 1909 में विनायक दामोदर सावरकर ने इस नैरेटिव को सीधी चुनौती दी। उन्होंने इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने आज़ादी के दीवानों की पूरी एक नई पीढ़ी में जोश भर दिया। लेकिन कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। जाने माने इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. मजुमदार का ये बयान इस बहस को और भी उलझा देता है। उनका साफ कहना था कि ये ना तो पहला, न राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। उनका ये तर्क एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पर टिका था। उस वक्त तक लोगों के दिमाग में एक अखंड और एकजुट भारत का विचार पूरी तरह से पनपा ही नहीं था। ज्यादातर विद्रोही किसी एक राष्ट्रीय झंडे के नीचे नहीं, बल्कि अपनी छीने हुए अधिकारों, अपनी जमीनों और अपने धार्मिक विश्वासों की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी बहस से थोड़ा हटकर देखें तो एक और बहुत ही दिलचस्प एंगल सामने आता है, मार्क्सवादी और किसान विद्रोह का नजरिया। लंदन में बैठे कार्ल मार्क्स भी न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून के लिए इन घटनाओं पर पैनी नजर रखे हुए थे, और उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने इसे राजाओं या धर्म की लड़ाई नहीं माना, बल्कि एक वैश्विक वर्ग संघर्ष के रूप में देखा। मार्क्स का मानना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां एक तरह की खुली आर्थिक लूट थी, जिसने भारत के आम जनमानस को ब्रिटिश पूंजीवाद के खिलाफ हिंसक प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दिया था। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर केवल कुछ हजार सैनिकों की बगावत होती तो अंग्रेज उसे आसानी से दबा देते। ये विद्रोह इतना विशाल इसलिए हो गया क्योंकि ग्रामीण किसान इसमें कूद पड़े थे। ब्रिटिश राज के भारी भरकम करों से त्रस्त लाखों किसानों ने अपनी हंसियां और फावड़े उठा लिए। कई इतिहासकारों का मानना है कि असल में सबसे बड़ा खून पसीना और बलिदान इन्हीं गुमनाम किसानों का था, जिन्होंने एक साधारण सैन्य बगावत को एक अभूतपूर्व औपनिवेशिक विरोधी जन आंदोलन में बदल दिया। इस पूरे विद्रोह को एक राष्ट्रीय युद्ध मानने के सिद्धांत को परखने के लिए हमें एक खास क्षेत्र की तरफ देखना होगा, और वो है पंजाब। अगर पूरे देश में आज़ादी की लहर थी, तो उस समय के सबसे खूंखार और बहादुर योद्धा माने जाने वाले सिखों ने इस बगावत में हिस्सा क्यों नहीं लिया? इतिहासकार गंडा सिंह का गहराई से किया गया शोध इस रहस्य से पर्दा उठाता है कि पंजाब की जमीनी हकीकत बाकी उत्तर भारत से एकदम अलग थी। 80%। जी हाँ, ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है।
भारत का लगभग 80% भौगोलिक हिस्सा इस विद्रोह से बिल्कुल अछूता था। दक्षिण भारत, बंगाल और पंजाब के बड़े इलाके इस पूरी उथल-पुथल के दौरान लगभग शांत रहे। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि 1857 का विद्रोह पूरे उपमहाद्वीप में एक साथ नहीं फैला था। और सिखों के शामिल ना होने के पीछे इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना छिपी है। जिन पूर्वीय सिपाहियों ने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और सिखों से मदद मांगी, दरअसल उन्हीं सिपाहियों ने महज एक दशक पहले सिख साम्राज्य को तबाह करने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। सिखों के मन में उन सैनिकों के खिलाफ नाराजगी बहुत ताज़ी और गहरी थी। इसलिए जब विद्रोहियों ने मदद का हाथ बढ़ाया तो सिखों ने अपने ही पुराने दुश्मनों का साथ देने से साफ इनकार कर दिया। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आते हैं। विद्रोह के कुचले जाने के बाद अंग्रेजों ने क्या कड़े कदम उठाए। 1857 के झटके ने अंग्रेजों को एक डरावना सच दिखा दिया था। अगर भारतीय सैनिक एकजुट हो गए तो उनका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसी डर से उन्होंने काउंटर पोएज यानी संतुलन का सिद्धांत अपनाया। ये एक बेहद शातिर चाल थी। सेना को इस तरह से बांटा गया कि अलग अलग जातियों और धर्मों के सैनिकों को एक दूसरे के खिलाफ चेक एंड बैलेंस की तरह इस्तेमाल किया जा सके। मकसद बिल्कुल साफ था, भविष्य में ये लोग कभी एक न हो सकें। 1859 के रॉयल पील कमीशन ने इस डर को एक पक्के नियम में बदल दिया। अब तय हुआ कि हर एक यूरोपीय सैनिक के मुकाबले अधिकतम 2.5 भारतीय सैनिक ही रखे जाएंगे। इस नए अनुपात का सीधा मतलब था ब्रिटिश खजाने पर एक भारी बोझ। यूरोप से गोरे सैनिकों को लाना और यहाँ तैनात रखना बहुत महंगा था, लेकिन ब्रिटिश इतने खौफ में थे कि अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने ये भारी कीमत चुकाना खुशी खुशी मंजूर कर लिया। सिर्फ सैनिकों की गिनती ही नहीं बदली गई, हथियारों पर भी कड़ा शिकंजा कसा गया। तोपखाने जैसे भारी और खतरनाक हथियारों तक भारतीयों की पहुंच पूरी तरह बंद कर दी गई। इसके साथ ही अंग्रेजों ने मार्शल रेस यानी लड़ाकू जातियों की एक नई और खतरनाक थियरी गढ़ी। उन्होंने सेना में उन समूहों को तरजीह देना शुरू किया जो विद्रोह के दौरान उनके वफादार रहे थे, जैसे सिख, गोरखा और पठान। इस एक फैसले ने भारतीय समाज में ऐसा गहरा सामाजिक विभाजन पैदा किया जिसका असर सदियों तक रहने वाला था। तो आखिर में ये सोचने वाली बात है कि 1859 की इन बांटो और राज करो वाली सैन्य रणनीतियों ने आने वाले दशकों में इस उपमहाद्वीप को किस तरह आकार दिया। 1857 के बाद अंग्रेजों द्वारा बोए गए ये शक और विभाजन के बीज केवल सेना तक सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे इन्होंने पूरे समाज को अपनी चपेट में ले लिया। क्या ये कहा जा सकता है कि 20वीं सदी के सांप्रदायिक तनाव और अंततः 1947 के खूनी विभाजन की नींव कहीं न कहीं इन्हीं संतुलन की नीतियों में छिपी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि 1857 के भूत आज भी दक्षिण एशिया के आधुनिक नक्शे पर कैसे मंडरा रहे हैं।